नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे आप। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए सीडीपी की क्लास लेकर आया हूँ, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मेरा टारगेट है 30 में से 30 को नंबर्स दिलाने का। आप लोग अपना सहयोग दें, जिससे मेरे अंदर मोटिवेशन बना रहे और मैं डेली वीडियो लाता रहूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर। शरीर के केंद्रीय भाग से पर्दियों या अंगरागों की ओर का विकास क्या दर्शाता है? क्या विकर्णीय विकास के सिद्धांतों को, क्या विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, क्या मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, या सोपानीय विकास के सिद्धांतों को स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक की ओर? देखिए साथियों, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास पहले, केंद्रीय भागों में, फिर केंद्र से दूर होता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं मैं, पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है, यानी कि मध्य बाह्य भाग विकास के सिद्धांतों की ओर दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। ऐसी संस्था है जहां ए ऑप्शन प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या डी ऑप्शन प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा? यानी कि प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास वहाँ होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, यानी आप एक शिक्षक बन जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह निर्देश अनुपालन का, या समूह की अनुरूपता का। बताइए साथियों। देखिए, मैं अभिवृत्ति, अनुरूपता, विश्वास और व्यवहारों को सामूहिक मानदंडों से मेल करने की एक प्रक्रिया होती है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों कि समूह की अनुरूपता का पालन करना ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त होती है कौन से चरण में? बताइए साथियों। वेरी गुड। देखिए, मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। एक संवेदीगामक अवस्था। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। ठीक है साथियों, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। पूर्व चालन अवस्था 2 से 7 वर्ष के लिए होती है। और मूर्त चालन अवस्था जो होती है साथियों 7 से 11 वर्ष के लिए भी होती है ये। और औपचारिक जो होती है 11 से 18 वर्ष के लिए होती है साथियों। ठीक है साथियों, तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इनकी एज मैंने बता दी। तो किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा किस में होती है? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी संवेदीगामक अवस्था में होता है। क्यों? क्योंकि संवेदीगामक चरण में बालक अपनी संवेदना एवं गतिविधियों का प्रयोग करने लगता है। ये चरण 0 से 2 वर्ष के लिए होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है।
किसके संदर्भ में? विशेष शिक्षा कार्यक्रम या बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम या मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम या ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम? बताइए साथियों। गुड, यानी बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई जाती है कार्य योजना। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, महीनों की आयु के बीच अधिकांश सब बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। अरे आपने भी छोटे छोटे वाक्य बोले होंगे, बताइए, कमेंट कीजिए साथियों, वो कौन सी एज थी जो छोटे छोटे वाक्य बोलने लगने स्टार्ट कर दिए थे? कौन सी साथियों? 18 से 24 वर्ष। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी किसके द्वारा? कमेंट कीजिए, क्या गैल्टन के द्वारा, क्या विनय के द्वारा, क्या स्टर्न के द्वारा, क्या टर्मन के द्वारा? बताइए साथियों, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो दी थी स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? स्टर्न कहाँ के थे? जर्मनी के थे। ठीक है साथियों, पहली बार प्रयोग इन्होंने जर्मनी मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा सन 1912 में किया गया। अगला क्वेश्चन साथियों, सृजनात्मकता को अवधारणा से की संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को अवधारणा से किससे संबंधित माना जाता है? क्या द्रव बौद्धिकता, क्या रवादार बौद्धिकता, क्या अभिसृत वृत्त सोच या विविध सोच? कमेंट कीजिए, किसके द्वारा? गुड, यानी कि विविध सोच के द्वारा किया जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है? ध्वनि संबंधी या व्याकरणिक या फिर वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक? देखिए साथियों, ध्वनि संबंधी नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल एवं विशिष्ट दशाओं में होता है, तो उसे ध्वनि संबंधी कहते हैं। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? कमेंट कीजिए, संस्कृति प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं या फिर सामाजिक भाषी उद्धत्त कहते हैं? देखिए साथियों, जैसे मैंने कहा कि दो या दो से अधिक राज्य हैं, आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं, तो ऐसी इसमें बताइए क्या क्या प्रभावित हो सकता है? भाषा निर्धारण का। वेरी गुड। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है कौन सी विधि का? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का या मानसिक दृढ़ता का या अनुमानी विधि का? क्या अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में कोई खराबी है, परिकल्पना कर रहा है? कौन? रवि। क्या कर रहा है? मरम्मत। तो वह क्या उपयोग कर रहा है? बताइए साथियों। गुड। देखिए, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारणों को जानना और उन्हें सुधार करना या किसी भी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है साथियों? बताइए। अनुमानी विधि कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। बताइए साथियों, क्या उपयोग करती है? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का या उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का? कमेंट कीजिए। गुड, यानी कि उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का वह उपयोग करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन क्या बताता है? बताइए साथियों।
क्या लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है? क्या लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है? क्या लैंगिकता एक अंतःज्ञानी अवतरण है? क्या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है? बताइए। गुड। देखिए, जिस शब्द में समाज व स्त्री पुरुष के बीच भेद करता है वही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता कहलाती है। ठीक है, भेद किस में होगा साथियों बताइए। यानी लैंगिकता का एक सामाजिक अवतरण जो होगा उसमें भेद होगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा के बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या डी ऑप्शंस अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। बताइए साथियों। गुड, कौन सी हो जाएगी? यानी अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है किसमें? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों को की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, या कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या फिर शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। बताइए साथियों। गुड, ठीक है। यानी कि देखिए, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता जो होती है, प्रभावशीलता का मूल्यांकन शिक्षक अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का सरलता से आकलन कर सकता है इसमें। तो यानी शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तो वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं? समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा कोई भी भेदभाव के बिना अगर एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाती है तो उसे, या फिर समानता, बस समान अवसर दिए जाते हैं तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्या सामाजिक संतुलन ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट? क्या समता एवं समान अवसर? क्या सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण? क्या विश्व बंधुता? कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कमेंट कीजिए कब ये लागू किया गया था। यानी देखिए, दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने हेतु तथा उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए ये लोकसभा में दिव्यांगजन अधिकार विधेयक पारित किया गया। तो ये कौन सी सन थी? कमेंट कीजिए साथियों। क्या 1992, क्या 1995, क्या 1999, या फिर 2016? गुड, यानी 2016। कब? 2016। डेट क्या थी? 16 दिसंबर। ठीक है साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, नंबर ए ऑप्शन, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। नंबर बी ऑप्शन, विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। नंबर सी ऑप्शन, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। या डी ऑप्शन, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हो। बताइए साथियों, क्या हो जाएगा? गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का वी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा साथियों? वी करेक्ट हो जाएगा, यानी विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। अगला क्वेश्चन साथियों,
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है? बताइए साथियों, मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, तब तक आप इसका आंसर मुझे कमेंट करेंगे। देखिए, संविधान 86वां संशोधन था, उस अधिनियम में 2002 में भारत के संविधान में अंततः अनुच्छेद 21A राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया गया, मौलिक अधिकार के रूप में ये लिया गया। ठीक है साथियों, और इसमें जो आयु दी गई है उस आयु तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है साथियों, और ये आरटी अधिनियम 2009 में बच्चों का अधिकार जो अनुच्छेद 21 के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ क्या है? औपचारिक स्कूल को अनिवार्य मानदंडों और मानकों को पूरा करता है और संतोषजनक और एक समान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए बच्चे का अधिकार है। तो ये कौन सा हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम दिया गया। कौन से अनुच्छेद में साथियों? 21 में। ठीक है साथियों, चलिए अगला क्वेश्चन। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। क्या सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार? क्या शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता? नंबर सी ऑप्शन, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, या डी ऑप्शन, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। क्या अंतर्निहित है? बताइए। क्या केंद्रीयकरण है? क्या संज्ञान बोध है? क्या संज्ञान है? क्या समायोजन है? बताइए साथियों। देखिए, ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान अर्जन और बोध से संबंधित है। इसमें चिंतन, स्मृति, निर्णय क्षमता, समस्याएं, समाधान, कल्पना, प्रत्यक्षीकरण, योजना बनाना आदि समाहित रहते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन है? तो ये संज्ञान बोध है। वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिक्रियावादी सोच कहते हैं, या सृजनात्मक सोच कहते हैं, या अमूर्त सोच कहते हैं, या मूर्त सोच कहते हैं? क्या कहा क्वेश्चन ने? जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। देखिए, मानसिक क्षमता जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीखता है, तो ऐसी कौन सी सोच होती है? तो ऐसी साथियों मूर्त सोच होती है। यानी कोई भी चीज़ है उसे टच करेगा, उसके बारे में सोचेगा, व्याख्या करेगा, अनुभवों के आधार पर सोचेगा, तो इसे मूर्त सोच कहते हैं। ठीक है साथियों। अमूर्त सोच रहे हैं लेकिन वो चीज़ हम टच नहीं कर सकते हैं तो उसे हम अमूर्त सोच कहते हैं। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताइए साथियों। क्या विभेदी अनुदेशन, क्या चयनित अनुदेशन, या सटीक शिक्षण, या त्रुटिहीन अनुदेशन? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी विभेदी अनुदेशन कहा जाता है इसे, तो एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है। विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का
पूर्ववर्ती है। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए, क्या अधिग्रहण होगा, क्या अभिप्रेरण होगा, क्या आत्मनिर्भरता होगी या फिर सामान्यीकरण होगा। गुड, यानी सामान्यीकरण होगा। क्यों? क्योंकि अनुक्रियाओं का फैलाव और समान उद्दीपनों के प्रति समान अनुक्रिया को सामान्यीकरण कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन। जनयोग का ये मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, अन्योन्याश्रित होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं या एकीकृत होते हैं। कमेंट कीजिए साथियों। गुड, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? ठीक है, क्या हो जाएगा? यानी कि एकीकृत होते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो अगला क्वेश्चन। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। कौन सी विधि का? बताइए साथियों। देखिए, व्यवहार समस्या विश्लेषण के संबंध में सतर्कता प्रदर्शित करना, समस्या का समाधान सतर्कता के द्वारा करना, तो ये क्या कहलाता है? ये साथियों अवलोकन कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। मैनन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं। उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौकस, सतर्क, निर्वर्तमान या निरंकुश। कमेंट कीजिए साथियों। वेरी गुड, यानी कि ये कैसा होगा? निरंकुश होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो वो कैसा मूल्यांकन होगा? बताइए साथियों। ठीक है, यानी देखिए, सौजन्य, श्रवण, नेत्र, स्पर्श तथा गतिबोधक उपचारात्मक अध्यापन का एक महत्वपूर्ण होता है। तो ये कैसा होगा साथियों? यानी सृजनात्मकता टाइप का होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो कैसा कहलाता है? उपभोक्ता प्रकार का कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसमें? गतिबोधक, प्रत्यक्षीकरण, कर्णकोटक या अवलोकन। किसमें साथियों? गतिबोधक में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वी हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।